पर नजर आता है। ये साफ तौर पर नजर आता है कि कमलनाथ का अहंकार, भूपेश बघेल का अति आत्मविश्वास और कहीं ना कहीं राजस्थान की जो अंदरूनी कलह है वो ले डूबी है कांग्रेस को, और इसीलिए जो नतीजे हैं जो स्क्रीन पर फिलहाल नजर आ रहे हैं वो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हुए नजर आते हैं। तमाम वरिष्ठ पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे लगातार सुबह 6 बजे से हम चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग मेहमानों के साथ, अलग अलग पैनल के साथ, तो ये जानने की कोशिश है और अब शायद इस पर और बात करने की जरूरत है कि आखिर जो सोचा गया था, आखिर जो एग्जिट पोल दिखाया था या फिर जो ओपिनियन पोल्स ने दिखाया था, खासतौर पर जो इंडिपेंडेंट मीडिया के जरिए किए गए, वो गलत कहां हो गए। वो पत्रकार जो जमीन पर मौजूद थे, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जिनसे लगातार बात होती रही, जो उनका आकलन था वो आखिर गलत कैसे हो गया। वो लोग जिन्होंने कहा कि हमने बस से पूरा पूरा राज्य बस में बैठकर नापा है, और वो जब आकर ये कहें कि नहीं, वहां पर उस राज्य में कांग्रेस की सरकार कंफर्टेबली बनने जा रही है, और लेकिन नतीजे उसके उलट हो, तो जाहिर सी बात है ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर गलतियां कहां हुई हैं और क्या कुछ गलत हुआ है। अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभी हम ओम सैनी जी से राजस्थान को लेकर ही बात कर रहे थे। अनिल जी लगातार मेरे प्रोग्राम में रहे हैं। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत आपका। ओम जी ने हालांकि बहुत एक्सप्लेन किया राजस्थान को लेकर, फिर भी लेकिन मैं आपकी भी एक टिप्पणी जरूर चाहूंगी राजस्थान को लेकर। आप हमेशा से ये कहते रहे कि कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी आपने एज भी दी कांग्रेस को, जाहिर सी बात है वो आपका एक्सपीरियंस बोल रहा था। लेकिन अभी जो नतीजे आए हैं, अगर जब हम ये कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी अगर हारती भी है तो 70 पर आती है, ये अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना, खासतौर पर सरकारी मीडिया में। लेकिन क्या हम अगर कांग्रेस के लिए ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस अगर हारी है तो भी 70 पर है, यानी कि टक्कर तो दी है उसने राजस्थान में। टक्कर दी है बुशरा जी, पर आपको इसको है ना, एक पूरे राजस्थान अकेले को नहीं देख सकते हो। आपको पूरा काउ बेल्ट देखना पड़ेगा, हिंदी बेल्ट देखना पड़ेगा। आप चालू करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां पर कांग्रेस का लोग मान रहे थे 100% जीतेगी। मध्य प्रदेश आएंगे, वहां क्या हुआ और राजस्थान में क्या हुआ। मतलब हवा एक ही तरफ बह रही थी और हम शायद पकड़ने में नाकाम हुए। ये चीज माननी चाहिए कि हम पकड़ने में नाकाम हुए इस चीज को। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, गलतियां हमारे से भी होती है, हम इंसान हैं, हम गलती कर गए रीडिंग के अंदर, क्योंकि ऐसा रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। आपने जो अपने मेरे से पहले जो आपने बोला उस बात से मैं एग्री करता हूं। वो चिरंजीवी योजना का क्या हुआ 25 लाख की, वो ओपीएस का क्या हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम का, ये सब हवा में उड़ गई। तो फिर किसने काम करा? दो चीजें मैं आप बोलूंगा, कांग्रेस की गलती पे बोलूंगा। कांग्रेस की गलती मैं बहुत मेजर मानता हूं, ओवर डिपेंडेंस ऑन अ प्राइवेट एजेंसी। जो प्राइवेट एजेंसी आपकी कैंपेन या को डिवाइस कर रही थी, उस पर आप इतने डिपेंडेंट हो गए थे कि पीसीसी चीफ को भी परमिशन लेनी पड़ती थी। उसको राजस्थान के बारे में क्या पता था? उस प्राइवेट एजेंसी को क्या जानते हैं? 8 महीने पहले आके, 6 महीने पहले आके आप ज्ञान देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्या हुआ उस ज्ञान का? वही एजेंसी जो कर्नाटका में क्लेम कर रही थी कि हमने जिताया, हर टीवी चैनल पे आके आज उनको अब बोलना चाहिए आगे आके कि हमारे से गलती हुई, क्यों नहीं बोलते? पहली बात। दूसरी बात, देखिए मैं बार बार एक चीज बोलता था कि मोमेंटम कांग्रेस ने लिया, 25 से 70 पहुंची, अभी मोमेंटम कांग्रेस ने लिया। बीजेपी की हम 140 150 सीट बोलते थे पहले, बाद में हमने अपने आप को चेंज करा था। तो कांग्रेस ने मोमेंटम लिया था, इस मोमेंटम को आगे क्यों नहीं ले जा पाए? क्योंकि आपके पास में जो बूथ लेवल वर्कर है उसने आपकी मदद बिल्कुल नहीं करी। इसका एक सीधा सा कारण है। तीसरा बड़ा कारण, कुछ भी मानिए पर ध्रुवीकरण तीनों जगह चला है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने, खैर मैं बोलूंगा कि बीजेपी में गुट ज्यादा थे कांग्रेस के बनिस्पत, पर यहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलके कितने रैली में गए, कितों में जाके इन दोनों ने एक साथ कैनवेसिंग करी? नहीं करी। दोनों को एक बार ईगो को छोड़ना चाहिए था और चुनाव के लिए एक साथ मिल जाना चाहिए था। क्या वो मिले? वो नहीं मिले। जब राहुल गांधी आए तब आपने हाथ खड़े करके बता दिया, लोगों को लगा पिछली बार भी हाथ खड़ा करा था, आज क्या हाथ खड़ा कर रहे। चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, जब आप लोगों से बात करते थे वोटिंग के बाद में,
उसमें एक चीज उभर के आती थी, तुष्टीकरण, और वो होता था कन्हैया के एपिसोड से उदयपुर, जो ग्रूसम था, बहुत बुरा था, घिनौना था, उससे उसको जोड़ के देखा गया। और प्रधानमंत्री इस चीज को और योगी आदित्यनाथ इस चीज को जनता के पास तक पहुंचाने में कामयाब हुए कि जो जयपुर में रोड रेज में एक अल्पसंख्यक युवक की मौत हुई थी उसको तो 50 लाख दिए गए, जो उदयपुर में हुआ उसको सिर्फ 5 लाख रुपए दिए गए। इन चीजों ने कांग्रेस को राजस्थान में खासतौर से बोलूंगा बहुत पीछे ले गई। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या एंटी इंक्यूमेंसी आपके मिनिस्टर्स और आपके एमएलए के अगेंस्ट नहीं थी? 40 ऐसे नाम हैं जिनके अगेंस्ट थी। इसीलिए आप देखिए कितने मंत्री आज उड़ गए हवा के अंदर। ये गलती क्यों करी आपने? आपने सीट चेंज क्यों नहीं करी? अरे इनसे मंत्रियों से बेटर फाइट तो मुझे लगता है अभिषेक चौधरी, जिसको कोई जानता नहीं था, झोटवाड़ा में राज्यवर्धन राठौड़ को दे पाए। आप तो फाइट भी नहीं दे पा रहे हो। तो क्या आपको ये चीजें पता नहीं थी पहले? गलती कांग्रेस से हुई, पर अल्टीमेटली आके बोलूंगा, आप इसको राजस्थान अकेला ना देखें, इसको आप जोड़ें छत्तीसगढ़ से, इसको जोड़ें कि छत्तीसगढ़ का बॉर्डर टच करता है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश का बॉर्डर टच करता है राजस्थान से। हवा एक ही तरफ चली तीनों जगह, उस हवा में सब उड़ गए और उस हवा को हम कैप्चर नहीं कर पाए। हम मतलब, मैं औरों के लिए नहीं बोलूंगा, मेरे लिए, मैं उसको कैच नहीं कर पाया। मैं बहुत सिंपल शब्दों में बोलूंगा, मैं उसको कैच नहीं कर पाया। मुझे लगा चिरंजीवी योजना मोमेंटम दे रही है, शायद लोगों को चिरंजीवी से ज्यादा धर्म को प्यारे और जनता जनार्दन है, जिसको जिताया वो हीरो। पर इसमें एक चीज और बोलूंगा आपको, तेलंगाना का आप रिजल्ट देखिए। तेलंगाना का रिजल्ट से एक चीज और उभर के आती है कि साउथ में कांग्रेस स्ट्रांग होते जा रही है। मैं मानता हूं अगर यही ट्रेंड रहा तो आंध्रा भी कांग्रेस जीत सकती है। तो ये आपको याद होगा इंदिरा गांधी के टाइम में, क्योंकि मेरे से कई वरिष्ठ और यहां पर, जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ था, उसमें उनकी इज्जत बचाने में बहुत बड़ा हाथ था साउथ का, जिन्होंने वोट दिया था उनको। तो मैं अभी मानता हूं कि देयर इज अ क्लियर डिवाइड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ आज की तारीख में। पर आपको अगर सरकार बनानी है कांग्रेस को, तो नॉर्थ में भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। और आज की बात से मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी में डिमोरलाइज हुई होगी 100%, वर्कर्स डिमोरलाइज हुए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जहां से प्रधानमंत्री ने अपना रोड शो चालू करा था जयपुर में, वहां देखिए क्या हुआ, वहां भी ध्रुवीकरण के अंदर वो जीत के ले गए। अल्टीमेटली जीत बीजेपी की हुई वहां पर भी। तो ये मैं मानता हूं ध्रुवीकरण तो कारण था ही, और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया एक अंडर करंट था जिसको हम लोग पकड़ नहीं पाए। पूरे 3 स्टेट्स में वही रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। हां, मैं मानता हूं कांग्रेस में 70 सीट ला पाए, तो एक रेस्पेक्टेबल स्कोर राजस्थान में तो ला पाए, एमपी में तो वो भी नहीं है आपके पास में। राजस्थान में कम से कम आप रेस्पेक्टेबल स्कोर ला पाए। और एक चीज और ऐड करूंगा बुशरा जी, खत्म करने से पहले अपनी बात को, फिर वापस राउंड में आप जब बुलाएंगे तब आऊंगा, कि कईयों के पॉलिटिकल करियर आज से खत्म हो गए। अभी नाम नहीं लूंगा, पर कईयों के कांग्रेस में खास तौर से ये लास्ट इलेक्शन था, उनका पॉलिटिकल करियर अब खत्म हो गया, उनको आप अब नहीं देखेंगे। बिल्कुल, और ये कम से कम कमलनाथ के लिए कहा जा सकता है, उनकी एज भी शायद उनका साथ नहीं दे रही है। और क्या ये बात अशोक गहलोत के लिए भी कही जा सकती है? क्योंकि देखिए लगातार उनकी लीडरशिप चैलेंज हो रही है। कमलनाथ के लिए कहा जाए तो उनका चैलेंजर तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर अशोक गहलोत की, तो सचिन पायलट हैं जो एक कंटेंडर हैं, जो लगातार अपनी दावेदारी करते रहते हैं। और वो जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, जो रिफ्ट थी, उसका कहीं ना कहीं नतीजा वो भी देखने के लिए मिला है। क्योंकि उनको सिर्फ ये कह देना, कुछ लोग कह देते हैं कि वो सिर्फ गुज्जरों के नेता हैं, उनके साथ नाइंसाफी है। वो युवाओं में एक क्रेज की तरह हैं और जहां भी वो जाते हैं हजारों की भीड़ वहां पर उमड़ती थी। और लेकिन लगा ये, चाहे वो सचिन पायलट की बात करें या अशोक गहलोत की बात करें, कि उनकी जो अपनी इच्छाएं हैं उनसे वो आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने एक लार्जर पर्सपेक्टिव में नहीं देखा चीजों को, कि पार्टी के लिए क्या सही है, देश के लिए क्या सही है, बल्कि वो कैसे वो खुद चीफ मिनिस्टर बन जाएं, दोनों के लिए ही मैं बोल रही हूं, शायद वो उससे आगे सोच नहीं पाए। और इसीलिए आप ये देखिए, ये जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं इस कहानी को जरूर बयान कर रहे हैं। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन दीपक जी,
अगर छत्तीसगढ़ की बात करते तो छत्तीसगढ़ में तो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं थी। क्या अति आत्मविश्वास उनको ले डूबा, या फिर जो उनका सॉफ्ट हिंदुत्व था वो उनको ले डूबा, या फिर जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, आपको लगता है वो भी एक बड़ी वजह है? देखिए, किसी भी एक कारण पे आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इसी एक कारण से इतना बड़ा डिबेकल हो गया होगा कांग्रेस का। निश्चित रूप से कांग्रेस हारी है, लेकिन मुझे इन तीनों चारों आपने जो कारण बताया उससे एक इतर कारण मुझे लगता है। वो ऐसा मुझे लगता है कि जितने भी नेता हैं, इन्होंने सबने राहुल गांधी के कंधों पर सवार होने की कोशिश की, और उन्हें शायद ऐसा लगा कि ये जो लहर पैदा की है राहुल ने, इससे सब के सब तर जाएंगे। चाहे इंटरनल उनके आपस में झगड़े हैं वो चलते रहे न रहे। देखिए, एक चीज और सामने बात आई है कि कितने भी बड़े शीर्ष पर बैठे हो हमारी स्टेट के जो लीडर्स हैं, लेकिन ये अपनी पार्टी को और मतलब पार्टी के नेतृत्व को और जनता को, दोनों को धोखा देने में कहीं कसर नहीं छोड़ते। हम अभी तक ये मान रहे थे, और शायद शीर्ष नेतृत्व भी मान रहा होगा कांग्रेस का, कि इनके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो खत्म हो गए, ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में मतदान के ठीक दूसरे दिन टीएस सिंहदेव ने यह कहा कि अगर मैं इस बार मुख्यमंत्री नहीं बना तो ये मेरा, इसके बाद मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपको ये बात ठीक है, उसका मतदान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मतदान हो चुका था, लेकिन ये क्या तस्वीर बताता है? वो ये तस्वीर बताता है कि आपके अंदर अभी भी, चाहे वो 2.5 साल के फार्मूले को लेके जो कुछ भी आपका और भूपेश बघेल के बीच जो चलता रहा, और लेकिन आपने उस बात को दबाए रखा, लेकिन आपके अंदर में वो बात थी। एक चीज कांग्रेस के बड़े नेता आज तक नहीं समझ सके हैं कि आप जब तक पार्टी नहीं जीतेगी आपको कोई पद नहीं मिलेगा और आपकी कोई हैसियत नहीं है। ये कांग्रेस के नेताओं को आज तक ये बात नहीं समझ में आ रही है। उन्हें यह लग रहा था कि हमारी अपनी जो हैसियत है, हमारी हैसियत पार्टी से बढ़कर हो गई है, हम सर्वे सर्वा हो गए हैं। ऐसा, अब ये बात जरूर है कि अब उनके हारने के बाद हम कई तरह की आलोचनाएं करें, लेकिन असली बात यह है कि जनता का टेस्ट क्या बदल गया है, ये भी एक सोचना होगा। सबसे ज्यादा मैं जो कह रहा हूं कि कांग्रेस को मंथन की जरूरत तो है ही। कांग्रेस को मंथन करने के साथ साथ ऐसे सारे लोग जिन जैसे पत्रकार है, बुद्धिजीवी है, लेखक है, कलाकार है, जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में या किसी भी राज्य में किसी एक निरंकुश किस्म का सत्ता हो, तो उन सबको सोचना होगा कि किस प्रकार से जो प्रगतिशील ताकतें हैं और किसके जरिए वापस आ सकती हैं। मैं अभी भी कहता हूं, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि इन तीनों राज्यों में हारने के बाद, कल मिजोरम में क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन आज इन तीनों राज्यों के बाद भी होने के बाद भी कांग्रेस पूरी खत्म नहीं हुई है। अगर कोई उसको पूरा का पूरा ये सोचता है कि कांग्रेस खत्म होगी, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस का कम से कम पिछला 20, 25, 30 सालों का इतिहास ये है कि उसने कई तरह के पराजयों को झेला है। और अभी आप कुछ दिन की बात, 1-1.25 साल पहले क्या ही सोचे, कौन सोच सकता था कि कांग्रेस का एक नेता सड़क पे जाएगा और इतने लाखों लोग उसके पीछे आ जाएंगे। और ऐसा नेता जिसकी इमेज ये बना दी गई थी कि इसको कुछ नहीं पता, ये पप्पू है, उसके पीछे अगर वो लोग अभी भी हैं। आप ये मत सोचिए कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश हारने के बाद आज अगर राहुल गांधी फेज 2 अपनी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी रिस्पॉन्स उनको मिलेगा। ये टेस्ट होगा। अब राहुल गांधी को वो यात्रा और जल्दी निकालनी चाहिए ताकि पता चल जाए कि कांग्रेस की हैसियत क्या है और क्या हम भी चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम कांग्रेस को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, हम भी नहीं चाहते किसी ऐसी पार्टी को के पीछे अपनी सारी विचारधारा को झोंक दे, या हम उसके ऊपर इतना विश्वास कर लें कि यही जो है पूरे इंडिया गठबंधन को अपने साथ लेके जाएगी। इसलिए कांग्रेस को अपनी ताकत तौलने के लिए न तो पत्रकारों की जरूरत है, न एग्जिट पोल की जरूरत है, न ओपिनियन पोल्स की जरूरत है। आप जज करने के लिए सबसे अच्छे आप खुद हैं। आपको ईमानदारी से बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और जैसे मैंने पहले राउंड में कहा कि आपको बहुत कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, क्रूर निर्णय लेने पड़ेंगे। वैसे ही क्रूर निर्णय लेना आपको आना चाहिए जैसा भारतीय जनता पार्टी लेती रही है। कौन सोच सकता था कि आडवाणी जैसा व्यक्ति पिछले 10 साल से जो है वो गैलरी में बैठ के शो देख रहा है। कौन सोच सकता था कि उत्तराखंड में 1 साल के अंदर अंदर वो 2-2, 3-3 मुख्यमंत्रियों को बदल देते हैं, कहीं पर कोई चू नहीं होती। ये कैसे होता है कि सांसदों को बोल दिया जाता है जाइए अपने अपने राज्य में और विधायक का चुनाव लड़िए। मतलब कैलाश विजयवर्गीय जैसा आदमी, नरेंद्र सिंह तोमर जैसा मंत्री, उसको भी कहा जाता है
और वो पालन करते हैं। ये जब तक देखिए क्रूर डिसीजन, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की अपनी तासीर जो है बड़ी उदारवादी और बड़ी लोकतांत्रिक है। यहाँ का नेतृत्व कभी भी इस तरीके से उन्होंने कभी विरोधियों को वैसा कुचलने की कोशिश नहीं की। अगर मैं थोड़ी 1 मिनट आपका और समय लूंगा, 1-2 मिनट, आप अगर इतिहास देखें तो आरएसएस और बीजेपी को कुचलने के लिए कितने मौके मिले थे कांग्रेस के पास। नेहरू जी अगर 47 के बाद चाहते, वो तो इतने लोकप्रिय थे, जो चाहते तो आरएसएस को पूरा नेस्तनाबूद कर देते थे, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं रहता। 77 के बाद एक बार भारतीय एक आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी चाहती हमेशा के लिए आरएसएस को बैन कर सकती थी, 80 में लौटी फिर से बैन कर सकती थी, 84 में जब राजीव गांधी आए तो उनके पास तो इतना बड़ा मैंडेट था, वो भी कुचल सकते थे। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा, और ये अच्छी बात है कि भारत के पास एक ऐसी पार्टी है जो उदार है, जो सही मायनों में लोकतांत्रिक है, जो वाकई अपने तासीर में धर्मनिरपेक्ष है, मध्यमार्गी है। वो कांग्रेस पार्टी कभी विरोधियों को जब वो नहीं कुचल सकी तो अपने लोगों को क्या कुचलेगी। वो ठीक है, कमलनाथ कुछ मनमानी करते हैं और उसके बाद फिर या अशोक गहलोत करते हैं या कोई और कर सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ में जिस कुछ समय पहले तक, अब की कांग्रेस में तो जो नक्सलियों का जो झीरम घाटी कांड हुआ था उसमें काफी सीनियर लीडर्स खत्म हो गए बेचारे। लेकिन मैं आपको बताऊं 2003 में जिस समय पहली बार जब मुख्यमंत्री का ये हुआ, उस समय 10-10, 12-12 चेहरे हुआ करते थे। अजीत जोगी जैसा व्यक्ति जो सोनिया गांधी के सामने उसने मंच पर बैठे बैठे शोर मचा दिया था, उसको भी कभी पार्टी से नहीं निकाला, बहुत मजबूर होकर पार्टी से निकालती है। तो एक वो उदार है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, आप चाहे उसके घोर विरोधी हो। उतना उस एक्सटेंट तक कांग्रेस नहीं जा सकती और इन लोगों के खिलाफ वैसा कड़ा निर्णय नहीं ले सकती। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मोदी के खिलाफ कोई अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ जाए, या नड्डा के खिलाफ लड़ जाए, या अमित शाह के खिलाफ चुनाव लड़ जाए, या कोई राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़ जाए? लेकिन कांग्रेस में है, पिछले 15, 20, 25 सालों में आप देखिए 2-2, 3-3 बार चुनाव हुए, अब बाकायदे लोग चुनाव के लिए खड़े हुए और आज भी कांग्रेस में है या थे। तो आप ये, मैं ये नहीं कहता कि इतना क्रूर निर्णय लीजिए, लेकिन एक कोई ऐसा निर्णय तो लीजिए कि आपका संगठन जो है वो ठीक ठाक काम करे। ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप जो है अगला जो 6 महीना है बहुत क्रूशियल है। देखिए अगले और गठबंधन के पार्टनर्स को भी समझना पड़ेगा कि आप सबको मिलकर कांग्रेस को भी जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस की ही छत्र छाया में ये गठबंधन आगे बढ़ सकता है। अगर कांग्रेस बीच से हट गई, आप यकीन मानिए बुशरा जी कि ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और उस क्षेत्रीय दल और बीजेपी के बीच अगर दीवार बनकर कोई खड़ी है तो कांग्रेस है। इन्हें ये नहीं पता चल रहा है। अगर कुछ लोग हो सकते हैं, मुझे लगता है कि शायद अखिलेश जैसा व्यक्ति है, वो बड़ा खुश हो रहा होगा कि मध्य प्रदेश में जो है वो कांग्रेस हार गई, लेकिन उनको समझना होगा कि आपको भी बचाने वाली अगर कोई फोर्स है इस देश में, लोकतांत्रिक इसमें, तो वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस का बचा रहना केवल कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, केवल लोकतांत्रिक तरीके से सोच विचार करने वाले धर्मनिरपेक्ष लोगों के लिए जरूरी नहीं है। वो तमाम छोटे छोटे दल हैं जो पिछले 70 सालों में भी जिंदा रह गए कांग्रेस के रहते रहते। भारतीय जनता पार्टी को आने दीजिए और ऐसा लंबा वक्त उनको मिलने दीजिए, ये छोटे छोटे दल सारे के सारे साफ हो जाएंगे। अगर इस बात को समझ लिया तो इस हार को भुलाकर, देखिए कांग्रेस तो इस हार को भुला के फिर भी खड़ी हो जाएगी वापस। 25, 50, 100, 150 सीटें वो अपने दम पे ला सकती है, आज भी ला सकती है लोकसभा का चुनाव लड़े तो। लेकिन इनका क्या होगा, ये क्षेत्रीय दलों को सोचना होगा। क्षेत्रीय दलों के लिए भी कांग्रेस का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने पहले भी राउंड में कहा कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ फ्यूचर। जो पास्ट में हो गया हो गया। अब आपको अगले 6 महीने की एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, जन आंदोलन करने पड़ेंगे। अभी आप इतने राज्यों में चुनाव हुए, क्यों नहीं पूरे के पूरे सारे नेता जाते वहां, जाके एक साथ खड़े होते, एक आध या 2 रैलियां करते। जो गलती कमलनाथ ने कर दी, भोपाल में नहीं करने दी रैली, वो अब नहीं दोहराई जानी चाहिए। सबक तो आपको लेना पड़ेगा, और अगर आप सबक नहीं लेते तो आप इसी तरह की परिस्थितियों के लिए अभिशप्त हैं। कांग्रेस फिर भी जीवित रह जाएगी। आज भी 2-3 जगह तो कम से कम उनकी सरकार तो है ही, कम से कम। बाकी आपका क्या होगा, ये मेरा कहना है बुशरा जी। महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही हैं, और ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो क्षेत्रीय दल हैं, खासतौर पर जो उनके साथ शामिल थे, उनके साथ क्या क्या किया है। महाराष्ट्र से लेकर तमाम जगहों का एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। और ये पार्टियां ऐसा नहीं कि ये दरअसल जो इंडिया गठबंधन के साथ तमाम जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं, वो तमाम पार्टियां अपने अस्तित्व की लड़ाई ही लड़ रही हैं। उनको पता है कि अब नहीं तो कभी भी नहीं, और यही वजह है कि जो 28 दल हैं वो एक साथ इकट्ठा हुए
हुए हैं, लेकिन अब इन 28 दलों को अपने जाती जो मफाद हैं या उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं उनको साइडलाइन करके उनको लार्जर पिक्चर में इनको देखना होगा कि ये दरअसल संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की एक लड़ाई है और इसमें उन्हें अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको साइडलाइन करके एक देश के बारे में यहां पर सोचना होगा। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना आसान है और शायद ऐसा कर पाते हैं, लेकिन अपने अंदर भी झांकने की उतनी ही जरूरत है और इसीलिए सवाल ये लगातार उठ रहे हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, दतिया से नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, 7,486 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। तो ये खबरें बताना भी आप लोगों को जरूरी है। आपको पता होगा नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो गृह मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में। अब फिर से उनकी सत्ता बनने वाली है। वो अगर हार जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे वो किस तरह से गृह मंत्री थे, आगे क्या उनका ओहदा रहता है ये भी देखना होगा। तो ये खबरें हैं फिलहाल जो सामने देखने के लिए मिल रही हैं और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल है, लेकिन अब देखना होगा कि इसके बाद जो समीक्षा कांग्रेस की तरफ से की जाती है क्या वो कोई बड़े स्टेप्स ले पाती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। विजय जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस को भी अब बड़े स्टेप्स, बड़े कदम उठाने की जरूरत है, कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है, कुछ को बाय बाय कहने की जरूरत है? वो केसीआर को बाय बाय कह रहे थे, उसमें तो वो कामयाब हो गए, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर कुछ जो घाघ हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनको अब बाय बाय कहने का वक्त आ गया है, जो एक तरह की लायबिलिटी बने हुए हैं? हाँ बिल्कुल, जो लायबिलिटी बने हुए हैं उन्हें अब बाय बाय करने का वक्त आ गया है और कांग्रेस हो सकता है इस बारे में विचार भी करे। आप देखिएगा जब जिस गांधी ने शुरू में कांग्रेस अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था, उसके बाद कुछ लोग राहुल गांधी के खिलाफ थे। G23 भी आए। भारत जोड़ो यात्रा ने एक ऐसा समा बना दिया कि राहुल गांधी की फिर वापसी हुई और मजबूत वापसी हुई। G23 भी ठंडा हो गया। बाकी जो उनके विरोधी थे, भले विरोधी रहे हों सामने, लेकिन उन्होंने पीछे भले इनका विरोध किया और भी सामने वो नहीं आते रहे। अब एक नई स्थिति में राहुल गांधी को हो सकता है कि पार्टी के अंदर से क्रिटिसिज्म भी सहना पड़े, सुने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पार्टी को बदलने की जरूरत पड़ेगी। पार्टी के पास जी है और आइडियोलॉजी का कि लंबा चौड़ा इतिहास है और मजबूत आइडियोलॉजी, संविधान का साथ है, दूसरे की कार्य हो, क्योंकि सामान्य जनता में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके शुभचिंतक हैं, इस पार्टी के साथ हैं। पार्टी से इनका अपना हो न हो, लेकिन बहुत से ऐसे जो पार्टी के साथ खड़े हैं और पार्टी के बारे में अपनी कहते हैं और वो चाहते हैं कांग्रेस बेहतर करे। और जहां तक लोकतांत्रिक मिजाज की बात है, तो पासपोर्ट साहब ने बहुत सही कहा कि ऐसा मौका इनको कई बार मिला, जबकि ये बिल्कुल बीजेपी और संघ या आरएसएस जो भी हो उनको जड़ से खत्म भले न कर पाए, लेकिन उन पर काफी अंकुश लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि लोकतंत्र में मतभिन्नता अलग अलग होती है, एक मत उनका भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मिजाज की नहीं है। देश मुक्त भारत का नारा दिया जा चुका था। नड्डा जी ने जब पटना में कहा था कि ये सारी छोटी छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सारी पार्टियां खत्म होने का मतलब क्या है? एक ही पार्टी रहेगी जो भारतीय जनता पार्टी रहेगी। गठबंधन को भी सोचनी है, कांग्रेस को भी सोचनी है, और यहाँ पर जो क्षुद्र स्वार्थ सामने आ जाता है कि हम जो है हमारी निजी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी या हमारे परिवार नहीं मिल पाएगा, इसे दरकिनार करके एक बार जैसे कामराज योजना लाई गई थी ताकि पार्टी को रिवैम्प किया जा सके, वैसे इनको करना होगा। हो सकता है उनके दिमाग में ऐसी कोई योजना हो, इसके संकेत भी हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन में मिलने लगे। फिलहाल अभी तो आज रिजल्ट आ रहा है, तो कुछ आदमी होंगे, कुछ सत्ते में होंगे और कुछ अभी से मंथन के शुरू कर दिए होंगे, लेकिन इतना बिल्कुल सच है कि ये पार्टी को अब रिवैम्प किया जाना चाहिए, वो बाय बाय किया जाना चाहिए। उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, जो पार्टी की आइडियोलॉजी साफ साफ कहती है या उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये कोई कंफ्यूजन इनको देखना भी चाहिए, दिमाग में देखना भी है। अब रहा सवाल सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व का, तो हिंदुत्व की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से दूरी बनाई रखनी चाहिए और हिंदुत्व की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से पूरा देश दूर रहा है। जिसमें भारत आजाद हुआ उस समय भी हिंदुत्व की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, लेकिन एक भी व्यक्ति उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ नहीं था, लोग अलग थे। आज भी वो अलग हैं,
लेकिन ये ड्रामा नहीं चलेगा कि हम भी हिंदू हैं, हम भी ये हैं, आप हिंदू हैं बहुत अच्छा, आप पूजा पाठ करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपका निजी मामला है, वो सरकारी मामला नहीं है, वो राजकीय मामला नहीं है। तो ऐसे में उसको मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और इसी आइडियोलॉजिकल बेस पर आगे बढ़ना। और पुराने लोग जो जिद किए हुए थे कि हम ही रहेंगे, उनके खिलाफ जबरदस्ती करने से मेरा मतलब यह है कि सख्ती करनी पड़ेगी ताकि उनसे कहा जा सके कोई रास्ता खाली करें और नए लोगों को लाएं। तेलंगाना से ये सीख ली जा सकती है कि एक रेवंत रेड्डी ने ऐसी आंधी चलाई कांग्रेस की, इतनी मेहनत की, गांव-गांव घूमे कि वो लाए। उसी के पहले आंध्र प्रदेश में भी जगनमोहन रेड्डी के फादर वाई.एस.आर. रेड्डी ने भी कांग्रेस का कमबैक ऐसे ही किया था। तो जाहिर है जनता के बीच जाने, अपनी बात कहने और उससे जुड़ने का कोई विकल्प नहीं है और निश्चित रूप से इसमें विरोधी पार्टियों को, अन्य पार्टियों को जो इंडिया गठबंधन में है, उनका साथ लेना पड़ेगा और हो सकता है 6 दिसंबर को इस तरह की कोई बात भी हो। जी 6 दिसंबर का इंतजार रहेगा कि उससे क्या कुछ बाहर निकल कर आता है और क्या समीक्षा, इसके अलावा 6 दिसंबर के अलावा कांग्रेस पार्टी की जो इंटरनल समीक्षा होगी, क्या उसमें कोई बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं इस हार के बाद, ये भी देखना होगा। प्रमोद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, ओम सैनी जी को जाना है तो मैं उनसे एक आखिरी सवाल जरूर ले लेती हूँ। ओम सैनी जी, सवाल ये लगातार ये उठ रहा है और ये बार बार अलग अलग तरीके से मैं पूछ रही हूँ, लेकिन क्योंकि एक तरह का संतोष नहीं हो पा रहा कि जो वेलफेयर स्टेट की योजनाएं, अगर 400 रुपए का सिलेंडर देने की बात की जा रही हो और 500 रुपए का सिलेंडर पहले से ही दिया जा रहा हो, क्या वो लेने में क्या महिलाओं को इंटरेस्ट नहीं था? जो ओपीएस की बात की गई, वो उन सरकारी कर्मचारियों का क्या हुआ? जो हेल्थ योजना की जो बात की गई चिरंजीवी की, उनके जो लाभार्थी थे, जिनको लग रहा था कि हम गरीब होते हुए कभी इस अस्पताल में जा भी नहीं सकते, इलाज तो बहुत दूर की बात, कोई कह रहा है मेरे कैंसर का, कोई कह रहा है कोई बड़ी बीमारी का मेरा इलाज हुआ है, आखिर वो लोग कहां गए? जिन महिलाओं की बात करें, जिनको मोबाइल देने की बात की गई थी, वो वोटर्स कहां गई? लग रहा था महिला वोटर्स को बहुत बड़े पैमाने पर अशोक गहलोत ने अपनी तरफ किया है। वो तमाम चीजें जो की गई, आखिर क्या वो चीजें सिर्फ 70 सीटों में सिमट कर रह गई और जगहों पर 199 सीटें हैं और जगहों पर क्या उसका असर नहीं हुआ और वहां पर वो सब कुछ, वो कार्ड चल गया जिसके लिए राजस्थान जाना नहीं जाता? वहां 9% मुसलमान है, वो राजस्थान उस ध्रुवीकरण, उस सांप्रदायिक सियासत के लिए नहीं जाना जाता है। बार बार ये सबने कहा और ये देखा भी गया, तो आखिर वो क्या वहां पर जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जो बार बार कन्हैया लाल की बात की गई, जो हमास, तालिबान, बुलडोजर, इन सब की बात की गई, सनातन की बात की, क्या आपको लग रहा है वो सब कुछ काम कर गया और कांग्रेस के लिए ये रिजल्ट देखने के लिए उसको मिल रहा है अभी? वहाँ की बिल्कुल सिटी के 2 इम्पोर्टेंट एमएलए बने हैं, अमीन और रफीक खान, अच्छे मतों से जीते हैं वो लोग। तो ये सारी कोशिशें तो भारतीय जनता पार्टी की थी, उसका तो कोई बात ही नहीं, वो हिंदुत्व का सिलसिला मैंने लंबा अपना वो बताया अभी ना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सारे साहब का जो अच्छी वेलफेयर स्टेट के लिए जो चीज़ें चाहिए और जो देने का सिलसिला बना था, उनका जैसे उनकी वकालत की जानी चाहिए थी, जैसे कांग्रेस पार्टी के मास ऑर्गेनाइजेशंस को करना चाहिए था, वो करने में असमर्थ रहे। हालांकि उसका विकल्प भी अभी जो निवर्तमान चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, उन्होंने उसका विकल्प भी रखा था। करीब 1.5-2 लाख लोग उन्होंने काम पे लगाए थे, जिसमें प्रशासन शहरों के अप्रैल के महीने से नगर मित्र और 80,000 के करीब स्वास्थ्य मित्र, 17,000 डिजिटल सखियाँ और इसी तरीके से करीब 350 के करीब राजीव गांधी एक योजना है, उसके मुताबिक लोगों को समझाने के लिए गांव में ये जो 50 जिले बना उनमें भेजा था। लेकिन वो सब कारगर नहीं हुआ। संगठन का काम जिनको देखना था वो तो इसी में लग गए कि हमें डिक्टेट कर रहे हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर जो कंपनियां हैं, वो लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में ना समझना चाहते हैं ना समझाना चाहते हैं, और वो सब इसी में लग गए कि ये कैसे हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर इनके जन संगठन ठीक हो, वो अगर ठीक से काम कर सकें, तो यही चीफ मिनिस्टर जब संगठन देख रहे थे 85 में, तो उन्होंने ऐसा रिजल्ट बताया था कि 153 लोग इलेक्ट होकर के आए थे, तो वो हो सकता था। लेकिन ये जो हिंदुत्व का जो सिलसिला चला है और जो अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब बोलते रहे हैं और जो बात कहते रहे हैं,
वो एक हमारे दमित मन पे, हमारे अवचेतन पे उनका प्रभाव पड़ता है, इस हिंदू होने का एहसास और हिंदू डोमिनेशन का और विश्व गुरु बनने का और दुनिया में अपने आप को पुरानी संस्कृति का वाहक बना करके दिखाने का। तो वो चल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस संगठन कोई बिल्कुल पंगु हो गया, निकम्मा हो गया है। उनको अपने आप को वापस ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ठीक से समझना पड़ेगा, बैठ कर के चिंतन करना पड़ेगा। और इससे ये अच्छा, ये सवाल तो बिल्कुल बेकार है कि राजनीति से इनको हटा दिया जाए। हु आर यू एंड मी? ये पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक विचारधारा ऐसे ही नहीं बनती है, पक पक करके जिंदगी के लम्बे अरसे तक अपने आप को खपाने के बाद में बनती है। और तो उन लोगों को आप कहते हैं कि सबको मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया जाए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये एक नासमझी का ख्याल है जो कभी भी नहीं होता है। जितने भी अनुभवी हौसले वाले लोग होते हैं वो जीवन पर्यंत देश की भी, समाज की भी, राज्य की सेवा करते हैं और सेवा करते रहना चाहिए। उसमें लूट खसोट और चोरी वोरी करने वाले लोगों को तो निश्चित रूप से उनको दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन ये बोलना बहुत नाइंसाफ़ी है कि इनको हटा दिया जाए। अरे वो कोई आपके नौकर, वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, जैसे आप हैं वैसे वो हैं। जैसे आप अगर अपने नागरिकता के अधिकार को रखते हैं तो वो भी रखते हैं। उनका पॉलिटिकल पार्टीज में उतना ही अहम रोल है जितना कि समाज के दूसरे कामों में। तो ये नहीं बोलना चाहिए। मेरा सा ख्याल है कि हमारे पैनलिस्ट को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की बात ना बोलें। जी धन्यवाद, थैंक यू। जी शुक्रिया सैनी जी। और जाहिर सी बात है कि अलग अलग राय है हमारे पैनलिस्ट की भी, लेकिन ये भी एक राय है कि जब ओल्ड लीडरशिप रिटायर होती है तभी नई लीडरशिप जो है वो चार्ज लेती है। अगर वो कभी रिटायर ही नहीं होंगे तो फिर जो नई लीडरशिप है उसको किस तरह से चार्ज दिया जाएगा? क्या वो सीएम इन वेटिंग क्या जिंदगी भर के लिए रहेंगे जब तक वो जिंदा हैं? तो ये एक सवाल है जो लगातार ये उठता जरूर है। और प्रमोद अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो तमाम स्थितियां फिलहाल नजर आ रही हैं, और मैं देख रही हूं कि जो सेकुलर मीडिया है उसने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई तोड़ नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि इस हार के बाद ये सवाल और ज्यादा गंभीर हो जाएगा? क्या इस जीत को सिर्फ मोदी की गारंटी, मोदी के चेहरे तक ही लिमिटेड करके देखना चाहिए? क्या जो शिवराज सिंह चौहान ने काम किए, आपको नहीं लगता कि उन पर वोट मिला होगा? या राजस्थान में आप इसको किस तरह से देखते हैं और छत्तीसगढ़ में किस तरह से देखते हैं? हेलो हेलो हेलो, या अभी आ रही है अब आवाज? सुन अभी आ आपको रही है जी आवाज? बात बोली। मैं ये ऐसा नहीं मानता कि मोदी का तोड़ नहीं है। अगर ऐसा होता तो तेलंगाना में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो नहीं आते। मेरा मानना यह है, अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भूपेश सरकार के 9 मंत्री चुनाव हार रहे हैं या हार गए हैं। उस 9 की संख्या को अगर अदल बदल कर लें तो दोनों पार्टियां बराबर हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जो मंत्री, जो योजनाएं थी सरकार की वो तो सही चल रही थी, लेकिन जिनको पहुंचाने का दायित्व था वो सही नहीं चल रहे थे। सारे मंत्री आत्ममुग्ध थे और उनको जो फीडबैक ब्यूरोक्रेसी से आता था कि हम सब कुछ अच्छा चल रहा है और सब जीत रहे हैं, वो फीडबैक उनको भारी पड़ रहा था। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण छत्तीसगढ़ में भी पहली बार हुआ है। लेकिन यहां पर एक बात और याद रखनी चाहिए कि जब पिछली बार आप 2018 में चुनाव जीते थे और उसके ठीक 5 महीने बाद बीजेपी ने अपने सारे सांसद, जो जीते हुए सांसद थे, उनके टिकट काट दिए थे और टिकट काट करके पूरे नए सांसदों को टिकट दिया था। और जो 12% का वोट का अंतर था विधानसभा चुनाव में 18 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच, उस अंतर को पाटते हुए बीजेपी के 9 सांसद चुनाव जीत गए थे, जो बिल्कुल नए चेहरे थे जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था। इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए था राज्य सरकार को और उसका मंथन उसी दिन से शुरू करना चाहिए था कि आखिर यह हुआ कैसे। अगर उस बात को ध्यान में रखा जाता और इन 4 सालों में, बचे हुए 4 सालों में हर साल चुनाव की तरह लड़ा जाता तो शायद ये इतनी बुरी स्थिति नहीं बनती छत्तीसगढ़ में। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में बीजेपी कामयाब रही है, ये मैं मानता हूं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि
कुछ ऐसे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं जिनकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। रही बात कांग्रेस को मंथन की जरूरत तो है ही। एक बात और साफ कर देना चाहता हूं कि आपको राजनीति में एक विचारधारा का समर्थन पूरी तरह से करना पड़ेगा। अगर आप सेक्युलर रहना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से सेक्युलर रहना पड़ेगा। आप सॉफ्ट नहीं हो सकते कहीं पर भी। आप बागेश्वर धाम के चरणों में गिरकर चुनाव नहीं जीत सकते। अगर उस पिच पर आप खेलेंगे तो आप बीजेपी से हमेशा हारेंगे, क्योंकि जिस हिंदुत्व का घूंट उन्होंने देश की जनता को पिला रखा है उससे निकलना साधारणतः संभव नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसका कार्ड बन सके। इसके लिए आपको जो आपका बेसिक चरित्र था सेक्युलर होने का, जो आपकी सामाजिक समरसता को मेंटेन करने का जो चरित्र था, वो भी दिखाना पड़ेगा। क्योंकि सेक्युलर नहीं रहने से आपका जो कट्टरपन बीजेपी ने अपना रखा है वो हिंदुत्व को तो स्थापित कर लेते हैं और मुसलमान के अगेंस्ट में खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश का मुसलमान जो है वो आपके तरफ नहीं आता है। इसका मतलब साफ है कि आप अभी भी उस वर्ग को विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि आप उसके साथ खड़े हैं। उसका कारण यही है कि आप बार बार अपनी विचारधारा से भटकते हैं। अगर आप विचारधारा से इसी तरह भटकते रहेंगे तो आपके लिए रिजल्ट आना संभव नहीं है। तीसरी बात, एक बात और कहना पड़ेगी कि कांग्रेस को अब यह मानना पड़ेगा कि हिंदी बेल्ट में अब उसकी पहुंच बहुत कमजोर हो गई है और हिंदी बेल्ट में इंडिया गठबंधन की बातों को उसको स्वीकारना पड़ेगा ताकि आने वाले कल में वो बीजेपी का अच्छे से सामना कर सके। दक्षिण इस बात को समझता है कि कांग्रेस का सेक्युलरवाद देश को चला सकता है, लेकिन उत्तर में जो धर्म की घूंटी पिलाई गई है उस घूंटी का इलाज अभी कांग्रेस के पास दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन अनिल जी, या हम मध्य प्रदेश में कमलनाथ के लिए कह सकते हैं कि उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह जो है वो अपनाई, और अगर आप उस तरह से रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो वोटर तो फिर बीजेपी की तरफ देखेगा, वो आपकी तरफ क्यों आएगा। या फिर भूपेश बघेल के लिए भी इसी तरह की बात कही जा रही है, लेकिन अशोक गहलोत के लिए तो इस तरह की बात नहीं कही जा सकती है। आप ये देखें कि कन्हैयालाल की अगर बात करते हैं तो वहां पर उन्होंने 50 लाख नौकरी वहां पर उन्होंने दी। इकबाल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी उन्होंने कुछ इस तरह से ही किया, और वो उस तरह का ना तो चेहरा माने जाते हैं, बल्कि उन्होंने इस पूरी राजनीति को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके पूरा जन कल्याण योजना जो उन्होंने तमाम अपनी बनाई और जो नया उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया उस पर ही कॉन्सेंट्रेट किया। तो वहां पर यह इल्जाम अशोक गहलोत पर नहीं लगाया जा सकता है। तो फिर आखिर ये मान लिया जाए कि वहां पर जो ये कहा जा रहा था कि जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है यहां पर ध्रुवीकरण का, वो कामयाब रहा, इंटरनल पॉलिटिक्स कामयाब रही जो दोनों हमने देखी, दोनों नेताओं में, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में। इसके अलावा क्या आपको लगता है महिला वोटर भी जो लग रहा था बड़े पैमाने पर कांग्रेस की तरफ आएगा, क्या आपको लग रहा है कि वो भी उस तरह से उसकी तरफ नहीं आया? चाहे 500 रुपए का सिलेंडर हो, मोबाइल गिफ्ट करना हो, या औरतों को पर मंथ एक साल में एक अमाउंट देने की बात कही गई हो, और इसी तरह की तमाम योजनाएं जो लॉन्च की गई। एक्सेप्ट नहीं करा। एक तो पहली बात यह है, आपको बता दूं, राजस्थान की बात करूंगा मैं, वेलफेयरिज्म को एक्सेप्ट नहीं करा, जबकि वेलफेयरिज्म किसी भी अपने शायद कॉन्स्टिट्यूशन में भी होगा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी है वेलफेयर स्टेट इकोनॉमी, तो उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा। ये हवा में उड़ गए सब, एक हवा चली, उस हवा में सब उड़ गए। मैं तो ये मानता हूं कोई कारण सिर्फ एक है, हिंदुत्व पे चुनाव हुआ और हिंदुत्व जिता के ले गया इनको तीनों स्टेट। आप देखिए राजस्थान के अंदर जहां सबसे ज्यादा पॉलिसीज थी वेलफेयर की, सोशल वेलफेयर की, चाहे वो चिरंजीवी हो, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे मिनी किट हो, चाहे इंदिरा रसोई हो 8 रुपए में खाना, चाहे आपको राइट टू इनकम हो, मिनिमम इनकम जो कोई स्टेट नहीं देता है, राइट टू हेल्थ हो, लोगों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब ये लोगों के दिमाग में दो बातें मुझे लगता है इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये कि रोटी हर 5 साल में पलटती है, तो अब के भी पलट के देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि हम पिछले 30 साल से राजस्थान में ही देख रहे हैं रोटी का पलटना। क्या उनके दिमाग में पहले से ये था कि रोटी पलट के देखते, क्या पता दूसरी पार्टी हमें ज्यादा दे दे। एक कारण तो ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये है, आपको बताऊं,
सचिन पायलट अशोक गहलोत का झगड़ा इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा बनाया जा रहा है। आप बताओ, वहां बीजेपी में जब 7 या 8 मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे हैं अभी भी, क्या उनका मुद्दा इनसे छोटा था? मैं बार बार कई चैनल्स पे ये क्वेश्चन उठा मेरे सामने कि सचिन पायलट अशोक गहलोत, मैं मानता हूं डिफरेंसेस थे, बिल्कुल मानता हूं, क्या वो डिफरेंसेस इतने बड़े थे जितने बीजेपी में थे? आज बीजेपी जीत गई, अभी तो यही देखने में बड़ा मजा आएगा सीएम कौन बनता है। और क्या वसुंधरा राजे एक एमएलए बनके और असेंबली में बैठना पसंद करेंगी? ये लॉजिकल चीजें हैं, मैं लॉजिक पे बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता पसंद करेंगी नहीं करेंगी, पर एक लॉजिक है कि 2 बार 2 टाइम सीएम, उनको आप क्या सिर्फ कुछ नहीं देके और एमएलए बना के छोड़ दोगे? ये चीजें कई बार है ना बीजेपी के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा करती हुई लगती है आगे आने वाले टाइमों में। पर आज की बात तो ये, बीजेपी तीनों जगह जीती, हम उसको पकड़ नहीं पाए लहर को। वो लहर ऐसी चली जिसमें सब कुछ ढह गया बिल्कुल कांग्रेस का। आप देखिए छत्तीसगढ़ का आप रिजल्ट दिखा रहे हैं 35। क्या कोई ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल ने कभी भी ये बताया था इतना फिगर होगा? छत्तीसगढ़ का पर्टिकुलरली, राजस्थान का भी किसी ने ये फिगर दिया था क्या? मुझे याद है एक्सिस जिसने आपके मध्य प्रदेश का दिया था, उसने राजस्थान में कांग्रेस को 107 सीट दी थी, मैक्सिमम नंबर 107 तक पहुंच सकते हैं। क्या हुआ? मतलब ये राजस्थान में जो वोटर था वो साइलेंट था, उसने ना करा ना हां करा, जो आया उसको वो बोलता गया, जैसे आप सुनना चाहते हो वैसे वो बोल रहा था। इसका मतलब ये है। पर देखिए अल्टीमेटली जनता है, वो हमारे से बेहतर समझती है, उनको लगा होगा कि बीजेपी हमें बहुत कुछ देगी इसलिए उनको वोट दिया। मैं तो ये मानता हूं, बाकी मुझे कारण राजस्थान में नजर नहीं आता। आप हिंदुत्व के अलावा और रोटी पलटने के अलावा मुझे कारण दिखता नहीं है अभी तक, क्योंकि अशोक गहलोत ने आपके आगे इतनी लंबी लाइन खींच दी थी, उसका तोड़ तो बीजेपी ढूंढ नहीं पाई आज तक। तो मेरा मानना है कि ये हुआ कैसे, ये समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ये मैं मानता हूं जो पार्टी वर्कर्स हैं, बूथ वर्कर्स हैं, मैं शुरू में भी बोलता था अगर वो नहीं उठे, उन्होंने मोमेंटम को कैरी नहीं करा तो कांग्रेस मुश्किल में आएगी। और मुझे आज भी लगता है, क्योंकि मैं महंगाई राहत कैंप देखे थे, उसमें भी इनके पार्टी वर्कर्स गायब थे, आज भी मुझे लगता है कि पार्टी वर्कर्स फिर बूथ से गायब थे। और इसी चक्कर में कांग्रेस हार गई कि उन्होंने माना हम तो जीते हुए हैं। वो जीते क्या, हार गए बिल्कुल वो चुनाव। बुशरा जी, जीत लिया गया है और इसीलिए वो अपने घरों पर क्या आराम करने लगे। और जो बूथ मैनेजमेंट जिसमें मास्टर मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, और उसी तरह से जो कांग्रेस को काम करना था, क्या वो काम करने में नाकामयाब रही है? अब जाहिर सी बात है जब कोई पार्टी हार जाती है तो उससे जुड़ी हर चीज पर जी एक चीज ऐड करना चाहूंगा। राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां कांग्रेस की कमेटीज भी नहीं बनी थी पूरी। आप देखिए पिछले 5 साल में ये कई कमेटी नहीं बना पाए, तो आप मुझे बताइए वर्कर क्या करेगा? आपके कई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही नहीं बने थे कांग्रेस में, तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कमी थी, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। और मैं आपके शो में ही बोला था कांग्रेस ने मोमेंटम लिया, पर इस मोमेंटम को आगे ले जाने के लिए आपको पार्टी के फंक्शनरीज की जरूरत पड़ेगी। क्या उन्होंने काम करा फील्ड में? मुझे लगता है नहीं कराया बुशरा जी, नहीं कराया उन्होंने काम। ऑर्गेनाइजेशनल जो पूरी सिचुएशन रही छत्तीसगढ़ राजस्थान में, उसको लेकर अनिल जी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इसको भी देखने की जरूरत है। सिर्फ योजनाएं बनाकर या सिर्फ अशोक गहलोत ये समझें कि सिर्फ उनके चेहरे पर उन्होंने कैंपेन किया और फिर लास्ट में या फिर कहें कि पिछले 1-1.5 महीने में जो नेशनल लीडरशिप है कांग्रेस की, उसने वहां पर आकर रैलियां की, क्या उसकी बिना पर उनको लग रहा था कि वो चुनाव जीत जाएंगे? तो फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है। और जैसा मैं कह रही हूं, मैं किसी भी एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी को लेकर मैं कोई क्वेश्चन नहीं करे, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूं कि जब कोई जीतता है तो उसकी तमाम बातें उसके फेवर में आ जाती हैं और तमाम बातें लगता है कि उसने सही की होंगी। और जब कोई हारता है तो उससे जुड़ी तमाम चीजों को लेकर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और यही फिलहाल कांग्रेस के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर इससे पहले, रिजल्ट डे से पहले की अगर हम बात करें, तो ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो
पूरा इलेक्शन कैंपेन है वो इतना बिखरा हुआ है कि इससे पहले इतना बिखराव हमने नहीं देखा। और कांग्रेस जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होकर, बहुत संभल कर, बहुत अच्छे तरीके से हर चीज का जवाब देते हुए बहुत तत्पर नजर आ रही है और उस तरह से पूरा अपना इलेक्शन कैंपेन कर रही है। लेकिन अब आप देखें कि यही चीज बिल्कुल पलटी भी नजर आ रही है और अब कांग्रेस के ही पूरा जो इलेक्शन कैंपेन था उसको लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये बात जाहिर सी बात है कि जब कोई पार्टी जीतती है तो उससे जुड़ी हुई तमाम चीजें ठीक लगने लगती हैं। और अब लग रहा है कि मोदी जी की गारंटी काम की, अब ये लग रहा है कि सांप्रदायिक कार्ड भी उनका काम किया, अब ये लग रहा है कि शायद मोदी जी की गारंटी भी काम कर गई। तो ये तमाम चीजें अब जाहिर सी बात है कि सब जो है वो सवालों के घेरे में आकर सिमट जाता है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ नहीं बहुत कुछ कांग्रेस में गलत हुआ है। कुछ ना कुछ वो अपने अंदर जो इंटरनल उनका एक असेसमेंट था वो शायद उनका इतना गलत चला गया कि छत्तीसगढ़ में भी ये नतीजा देखने के लिए मिल रहा है। सवाल ये है कि रमन सिंह को पूरी तरीके से साइडलाइन किया भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, वसुंधरा राजे को राजस्थान में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को। तो अब ये देखना होगा कि क्या इन्हीं तीनों चेहरों को मुख्यमंत्री बनाती है भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे में अगर बनाती है तो आप ये देखिए कि एक तरह से नरेंद्र मोदी का नहीं बल्कि ये जो तीनों लीडर्स हैं इनका कहीं ना कहीं सिक्का चला है और एक सिंपैथी जो है वो भी कहीं ना कहीं इनके फेवर में जरूर गई है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो या फिर वसुंधरा राजे, कि उन्हीं की लीडरशिप ने उनको साइडलाइन कर दिया। तो एक सिंपैथी भी क्या उनकी तरफ गई है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और इसीलिए दीपक जी, क्या आपको ये भी लगता है कि एक जो सिंपैथी है वो इन तीनों नेताओं के फेवर में कहीं ना कहीं गई है? क्योंकि जो बड़े चेहरे थे जिनको लगातार काम कर रहे थे और अचानक जब इलेक्शन का वक्त आता है तो तीनों को साइडलाइन कर दिया जाता है। हालांकि बाद में मजबूरी के तहत वसुंधरा राजे को भी लाना पड़ता है, शिवराज सिंह चौहान को भी लाना पड़ता है। तो अब अगर इन्हीं तीनों नेताओं को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो सवाल उठेगा कि भाई फिर आपने इनको ही चेहरा क्यों नहीं बनाया था? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हाँ, अगर ये हार जाते तो शायद सिंपैथी वो गेन कर सकते थे। जीतने के बाद तो अब जो आपने कहा, इस बात को मैंने भी प्रकारांतर से यही कहा था कि जब कोई भी चीज सही जाती है, जीत मिल जाती है किसी पार्टी को, तो यही माना जाता है कि उसने जो किया वही मास्टर स्ट्रोक था। देखिए, अल्टीमेटली मास्टर स्ट्रोक की अवधारणा जो है भारतीय राजनीति में मोदी के जरिए ऐसे ही तो आई है। मतलब मोदी जी कुछ भी करें वो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। अच्छा हो तो मास्टर स्ट्रोक है और खराब हो जाए तो भी मास्टर स्ट्रोक है। बहुत सारे उनके कदम जो डिजास्टर स्ट्रोक थे वो भी मास्टर स्ट्रोक कहलाते हैं। तो जो जीता वही सिकंदर वाला मामला है और कुछ नहीं। लेकिन ये बात है कि जैसे अब छत्तीसगढ़ का केस ले, एक थोड़ा सा अलग से स्टडी करने के लिए, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह भी जीत गए, प्लस जो मुख्यमंत्री बनने का सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं वो है अरुण साव। यहाँ कांग्रेस इसके भारतीय जनता पार्टी को कुछ महीने पहले उनको अध्यक्ष बनाया गया था, वो ओबीसी है। अब ये जो बात है कि आगे जाकर मुख्यमंत्री पद के लिए एक दिलचस्प किस्म की लड़ाई होगी, तो वो हमारी चिंता और उत्सुकता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है। क्योंकि किसको बनाए, हमारी जो चिंताएं हैं वो और बड़े परिप्रेक्ष्य में है, बड़े व्यापक इसमें है कि अगर लोकतांत्रिक ताकतें इस तरीके से हारती हैं या आर्थिक मुद्दे काम करने ही बंद हो जाते हैं या वेलफेयर स्कीम्स को जनता नकार देती है जो उन्हीं के लिए बनाई गई है, तो हमारे लिए चिंता और उत्सुकता से देखने के ये विषय हो सकते हैं। उनके इंटरनल फाइट्स में कौन मुख्यमंत्री बनता है, किसको छोड़ दिया जाता है, उससे हमारी बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। हाँ ठीक है, एक खबर जैसी चीज रहेगी हमारे सामने कि भाई रमन सिंह अगर 15 साल तक मुख्यमंत्री बने तो अरुण साव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो रमन सिंह किस हैसियत से बैठेंगे, क्या उनके अंडर मंत्री के रूप में काम करेंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अगर वहां पर राजस्थान में किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या वसुंधरा राजे उनके अंडर क्या मंत्री बन के काम करेंगी? वो भी नहीं बनेंगी, ये बात भी सही है। ये मुद्दा तो मध्य प्रदेश में भी उठ सकता है। शिवराज सिंह चौहान जो है वो स्वाभाविक दावेदार हैं इसके, क्योंकि इसको तो राज्य को लावारिस छोड़ के मोदी जी चले गए थे, अपने तमाम अपमानित होकर भी और तमाम तरह की दुश्वारियां सहकर भी अगर शिवराज सिंह ने ये चुनाव जिताया है तो वो वही मुख्यमंत्री बनने चाहिए। लेकिन कौन बनेगा अब ये देखने की बात है। लेकिन मेरी दिलचस्पी उसमें इसलिए कतई नहीं है कि मुझे पता है कि
जो मैंने बात पहले भी कही थी कि इस एक तरह से जो गदा चलाने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अच्छे तरीके से आता है। आज अगर शिवराज सिंह चौहान को कह दें कि आपको हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, या रमन सिंह को कह दें कि आपको नहीं बनाएंगे, या वसुंधरा राजे को नहीं कह दिया कि नहीं बनाएंगे, थोड़ी बहुत शिकायत ना नुकुर के साथ कोई थोड़ा बहुत नाराज भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी उसको मैनेज कर सकती है। वरना क्या पिछले लंबे समय तक वसुंधरा राजे क्या नाराज नहीं थी? अच्छी खासी नाराज थी, बहुत ज्यादा उपेक्षित हुई थी। और ये कोई केवल अभी 15-20 दिनों के लिए उनकी उपेक्षा नहीं हुई है, उनकी उपेक्षा तो लंबे समय से हुई है, लेकिन कितनी नाराजगी वो जाहिर कर सकी? अल्टीमेटली तो वो गई ही ना, जिन्होंने घोषणा पत्र भी हाथ में छूने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब उनको टिकट दिया गया तो चुनाव लड़ने गई, क्योंकि उस पार्टी का जो काम करने का ढंग ही ऐसा है, वहां पर नेतृत्व करने का तरीका ही वैसा है कि वहां पे आप बहुत ज्यादा कुछ आपका होगा, थोड़ा बहुत असंतोष किसी को भी होगा। एक एमएलए को भी अगर विधायक नहीं बनाया जाएगा तो वो भी नाराज होगा या वो असंतुष्ट होगा, लेकिन इसको मैनेज कर सकती है। असली बड़ी बात जो है, बड़ी चिंता का विषय तो ये है कि अब कांग्रेस इसके आगे क्या करेगी? क्या कांग्रेस में वापस रिवाइव करने की ताकत बच रही है इन स्टेट्स में कि नहीं बच रही है, ये देखना पड़ेगा। संख्या तो है 69 है, वहां पर 62 है मध्य प्रदेश में, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 35 है, लेकिन क्या वो भारतीय जनता पार्टी का शासन अब जो आया है उसमें मैं ये मान के चलता हूं कि बहुत सारे और चुनौतियां कांग्रेस के प्रत्येक विधायक के सामने रहेंगी, पूर्व मंत्रियों के सामने रहेगी, पूर्व मुख्यमंत्रियों के सामने रहेगी। अब ईडी को आने से कौन रोक सकता है? अब आयकर की बड़ी टीमें आएंगी, अब सीबीआई की और बड़ी जांच होगी। अभी कुछ दिन पहले ही जैसे झीरम घाटी कांड में जो एनआईए को जांच जो सौंपी गई थी, उसके बजाय कह दिया गया था कि झीरम घाटी कांड जो है हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे नक्सलियों ने बहुत सारे कांग्रेसी लोगों को मार दिया था, उसकी जांच जो है अब छत्तीसगढ़ की पुलिस करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अभी तक तो बात ये थी कि वो जांच करने वाली थी, वो कांग्रेस सरकार के अंडर काम कर रही पुलिस करने वाली थी, अब वो पुलिस पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंडर आ गई, अब वो कैसे काम करेगी? कांग्रेस के लोगों के सामने ये बड़ी चिंता है। उसको अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो उसके सामने एक ही रास्ता है कि उनको जनता का बड़ा समर्थन उनको चाहिए, चाहे वो सरकार में रहे, चाहे विपक्ष में रहे। हर नेता की असली ताकत, कुछ नेताओं का छोड़ दीजिए जिनको बिल्कुल गॉड गिफ्टेड या जिनको पूरे पारिवारिक, जिनको एक वारिसाना वो मिल जाता है नेतृत्व करने का, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादातर लोगों की ताकत तो जनता ही है। अगर जनता से कट गए तो इनके सामने वो बड़ी चुनौतियां आने वाली है, ये हमें ख्याल रखना पड़ेगा, और हमसे ज्यादा इन कांग्रेस के उन लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए लगातार जन आंदोलन करके, जनता के साथ कनेक्ट होके ये अपने आप को भी बचा सकते हैं, पार्टी को भी बचा सकते हैं, और गठबंधन का नेतृत्व भी कर सकती है कांग्रेस, और तभी 2024 का जो चुनाव है उसको फेस कर पाएगी। अगर वो अन्यथा ये एक कमजोर पार्टी के रूप में 2024 का अगर चुनाव लड़ती है तो मोदी जो है वो दोबारा आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल। जिन जगहों पर उम्मीद नहीं थी, अगर वहां पर सरकार बना ली तो जाहिर सी बात है कि 2024 के लिए तो पहले से ही बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी तो आपको बहुत बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी। जो तमाम पार्टियां एक साथ आई हैं, उन वो पार्टियां एक साथ रहें, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, उसको लेकर गति पकड़े वो, और टिकट का बंटवारा सही ढंग से, सही तरीके से, सही रिप्रेजेंटेशन के साथ हो। जातियों का उस तरह से ख्याल रखा जाए, ना सिर्फ स्टेज से कहने के लिए जातिगत जनगणना की बात, जबकि बल्कि जब आप टिकट बंटवारा करें और उन पार्टियों, उन जातियों के जो नेता हैं उनका सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि वो जातियां उस तरह से जमीन पर आपके साथ जुड़ें, ये करना बेहद जरूरी है। सिर्फ जबानी जमा खर्ची नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कदम उठाने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं एक सीख जरूर है इन रिजल्ट से कांग्रेस के लिए। और यही सवाल मैं विजय जी आपसे कह रही हूं कि एक आपने दिशा दिखाई जरूर देश को, आपने कहा कि हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, आपने कहा वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं, आपने कहा हम ऐसी नीतियां लेकर आ रहे हैं जो कमजोर वर्ग को ऊपर उठाकर लाएंगी, जो महिलाओं को ताकत देंगी, जो बुजुर्गों को ताकत देंगी, जो युवाओं को रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको उनके लिए वो पैदा करेंगी। आपने ये भी कहा कि हम सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात आपने की, आपने ये बताया कि कैसे जो सबसे बड़ा वर्ग है
वो सिर्फ 3 सेक्रेटरी हैं। आपने ये इस तरह की तमाम चीजें आपने बताने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन क्या वो टिकट बंटवारे में वो झलका? क्या आपने उन SC ST OBC नेताओं को वो इज्जत आपने दी जब आपने टिकट बंटवारा किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आपको लग रहा है कि सिर्फ कहने से नहीं, अब करना भी होगा, वो दिखाना होगा। अगर आपको लगता है कि आप कमलनाथ जैसे नेता जो कि एक ब्राह्मण चेहरा है, आप उनके जरिए सत्ता हासिल कर लेंगे, सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए सत्ता हासिल कर लेंगे, तो इन चुनाव ने तो बता दिया कि वो तो नहीं हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल सही। एक जाति जनगणना का मुद्दा आया था जिसने बिल्कुल एक दिशा बदल दी थी, और इंडिया गठबंधन ने जब जाति जनगणना के मुद्दे को अपना मुख्य मुद्दा घोषित किया और उसी आधार पर जब आगे बढ़ने की कोशिश की, अभी भी कर भी रहे हैं, तो एक बिल्कुल परिवर्तन आया। और ये परिवर्तन इस प्रकार का था कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार डिफेंसिव मोड में आई। लेकिन सवाल यह है कि जो आप चाहते हैं जाति जनगणना, क्यों चाहते हैं? आप इसलिए चाहते हैं कि ओबीसी की जो भागीदारी है वो ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में या राजनीति में वो बहुत कम है। राजनीति तो कुछ थोड़ी बहुत है भी, उसका कारण है कि वहाँ वोट पड़ते हैं, तो वोट में तो मजबूरी है कि आप उनको टिकट देंगे। लेकिन उसके बाद मंत्री बनाने में, मुख्यमंत्री बनाने में, उप मुख्यमंत्री बनाने में या अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक पद देने में, उसमें आप पीछे जाते हैं। बीजेपी जो है हिंदुत्व के ही मुद्दे पर नहीं है। बीजेपी ने इन जातियों को साधने का एक समीकरण भी बना रखा है, खासकर उत्तर प्रदेश में। वो तमाम लोगों को लेकर चल रहे हैं। मामला सिर्फ हिंदुत्व का ही नहीं है, मामला सिर्फ जाति समीकरण का है। और दूसरी बात यह है कि वेलफेयरिज्म में वो खिलाफ नहीं है, वो भी वेलफेयरिज्म की बात करते हैं। ये बात अलग है कि उनके किए वादे बहुत कुछ पूरे नहीं है और इसका असर हो भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये मानना पड़ेगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो टकराव होगा लोकसभा के चुनाव में, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टकराव होगा। और न सिर्फ कांग्रेस को, बल्कि पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन को, तमिलनाडु के DMK से लेके और नेशनल कॉन्फ्रेंस तक कश्मीर में, और ममता बनर्जी से लेके और इधर आम आदमी पार्टी पंजाब तक, इन सबको एक साथ बैठना पड़ेगा और अपनी जो आपसी कटुताएं हैं, जो आपसी प्रतिद्वंदिताएं हैं, उसे थोड़ा दरकिनार करके एक लार्जर इंटरेस्ट में ये सामने आना पड़ेगा। क्योंकि जब आप संविधान की बात करेंगे, जब आप सेकुलरिज्म की बात करेंगे, जब आप आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की बात करेंगे, तो बहुत कुछ ऐसी स्वार्थपने की चीज होगी जो आपको छोड़नी पड़ेगी। दूसरी चीज, एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। आप जनता को क्या देंगे? क्या है, विविधतापूर्ण देश है, तरह तरह के लोग इसमें हैं, तो उस हिसाब से इसको होगा। और दूसरी चीज, सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे? सीटों का बंटवारा पहले तय हो जाए। सीट जीतने के लिए उन्हीं को टिकट दिया जाए जो जीत सकते हो या जिनकी छवि अच्छी हो, जिनके बारे में ये धारणा हो कि नहीं, ये जनता के बीच इनकी छवि खराब है या इनके चुनाव में लड़ने से जनता के में प्रतिकूल संदेश जाएगा, तो ऐसे लोगों को दरकिनार किया जाए। एक तरह का पूरा रिवैम्प करना पड़ेगा और इसके लिए लंबी मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि इस तरह का कोई न कोई खाका कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, जिस तरह से लड़े हैं, आप कुछ जैसे कमलनाथ जी की बात में व्यक्तिगत तौर पर अगर उनको ये कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री, मैंने खुद कहा है वो धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ गए और सॉफ्ट हिंदुत्व है, हार्ड हिंदुत्व है, तो सॉफ्ट हिंदुत्व या हार्ड हिंदुत्व से का मतलब नहीं है, हिंदुत्व या नो हिंदुत्व, इसका भी मतलब नहीं है। आपको इसकी बात ही नहीं करनी है, आपको इस सांप्रदायिक मुद्दे पर बात ही नहीं करनी है। जब आप सांप्रदायिक मुद्दे पर बात नहीं करिएगा तो कोई बतंगड़ नहीं बनेगा। आपको जनहित के मुद्दे पे बात करनी है, आपको आइडिया ऑफ इंडिया के मुद्दे पे बात करनी है, आपको वेलफेयरिज्म टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उसकी बात करनी है। दिक्कत यह है कि जैसे ही आप हिंदुत्व की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड सामने आ जाता है। वो इस मामले में एक्सपर्ट हैं, उनकी एक्सपर्टाइज इसी पर है। लेकिन जैसे ही आप वेलफेयरिज्म की बात करेंगे, वो रेवड़ी कहेंगे। जैसे ही आप आइडिया ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो वो तुष्टीकरण कहेंगे। तो इन सब चीजों का जवाब जो है सतर्क और सचेत रह के देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को हो सकता है 6 दिसंबर की बैठक में ये कुछ तय भी हो जाए। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि बीच बीच में भी इंडिया गठबंधन की बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन नीतीश कुमार ने शुरू में ही एक बार कहा था कि जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है उन क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं है, वहां पर सिर्फ कांग्रेस है और भाजपा है।
तो निश्चित रूप से इन्हीं को लड़ना और इन्हीं को जीतना है। बाकी जगह हो सकता है कि इंडिया गठबंधन तो बहुत जगह, यूपी में है, बिहार में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, तमाम जगह पर है। अच्छा, दूसरी बात है कि इंडिया गठबंधन में भी जो पार्टियां एक दूसरे के हित को टकराव देती हैं, जैसे केरल में है, वहां कम्युनिस्टों से इनका टकराव है, वहां पर है बंगाल में है, वह टीएमसी से इनका टकराव है। तो कुछ समय के लिए एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि मिनिमम टकराव हो। बिल्कुल टकराव तो खत्म नहीं हो सकता क्योंकि आइडियोलॉजिकल टकराव है, लेकिन मिनिमम टकराव हो और एक ही लक्ष्य हो कि आपको इस बीजेपी को हराना है। और इसलिए हराना है कि इसने देश की फिजा खराब कर रखी है, इसने देश में सांप्रदायिकता का जो माहौल बना रखा है, इससे आदमी के दिमाग में सिवा इस नशे की ओर कुछ आ ही नहीं रहा है, उसे अपने हित की चीजें भी नहीं दिख रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप गांव को समझाइएगा, थोड़ी देर समझ में आने के बाद फिर वो उसी में बह जाता है। तो इस स्थिति के लिए जरूरी है कि एक अच्छा गुट बने, एक अच्छा नेतृत्व हो और सामूहिक नेतृत्व हो। भारतीय जनता पार्टी का एक ड्रॉबैक भी है जो इधर सामने आया है, उनके यहाँ सामूहिक नेतृत्व अब पीछे चला गया है। उनके यहाँ नेतृत्व एक ही आदमी में सिमट में आ गया है या दो आदमी में सिमट के आ गया है। ये स्थिति उनके लिए भी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि वो कलेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी थी, वो कैडर बेस्ड पार्टी थी। तो जो कैडर बेस्ड पार्टियां होती है उनमें ये स्थिति नहीं आती है। वो बिल्कुल कांग्रेस स्टाइल पे आ गई है कि एक ही आदमी के साथ चलना है। कांग्रेस को अभी थोड़ा बदलना पड़ेगा और इन्हें इस रूप में कलेक्टिव नेतृत्व को आगे लाना पड़ेगा। अब देखते हैं 6 दिसंबर को क्या होता है, क्या एजेंडा रहता है। अभी उसका कुछ बहुत आया नहीं, अभी सिर्फ यही आया है कि मीटिंग है, मीटिंग में क्या होता है कि तभी पता लगेगा। जी, और जाहिर सी बात है इस हार की भी समीक्षा की जाएगी और कांग्रेस अपनी इंटरनल जो समीक्षा है वो अलग से करेगी, लेकिन 6 तारीख को क्या रूपरेखा तैयार होती है देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फाइनल टैली एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में 166 पर बीजेपी, कांग्रेस 63, अदर्स पर 1 और छत्तीसगढ़ में 33 पर कांग्रेस सिमट गई है, 57 पर बीजेपी। और वहीं राजस्थान की बात करें तो 69 पर कांग्रेस है और बीजेपी 115, अदर्स 15 और तेलंगाना में 40 बीआरएस, कांग्रेस 63 और बीजेपी ने यहां 9 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और अदर्स के खाते में 7 गई है जिसमें एआईएमएम आप उसको शामिल करिए। तो जो कांग्रेस का तेलंगाना में भी लग रहा था कि शायद 70 क्रॉस करेगी, लेकिन 63 का आंकड़ा उसने पार किया है। तो जाहिर सी बात है कि वो वहां पर सरकार बना रही है और एक ही राज्य में। मिजोरम में क्या कुछ होता है इसका इंतजार हमें कल तक करना होगा और कल भी हम आपके लिए खास कार्यक्रम मिजोरम को लेकर भी आएंगे। आप देखिएगा कि वहां पर किस तरह से